नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जय कुमार तिवारी है। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं डिपार्टमेंट ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश से रिटायर्ड असिस्टेंट इंजीनियर हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करूँगा कि विभिन्न शहरों में जो ASI से संरक्षित स्मारक हैं, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से संरक्षित जो स्मारक हैं, उन संरक्षित स्मारकों और हेरिटेज स्थलों के समीप निर्माण की अनुज्ञा दिए जाने के लिए क्या प्राविधान है बिल्डिंग बायलॉज में, उनके बारे में मैं बात करूं। दोस्तों, वीडियो को अभी से लाइक कर लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के यूजफुल कंटेंट मैं आपके लिए बनाता रहता हूं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के कई ऐसे शहर हैं जहां पर ASI द्वारा संरक्षित, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा संरक्षित कई भवन पहले से मौजूद हैं। जैसे कि जो शहर इस श्रेणी में आते हैं उनमें विशेष रूप से मथुरा वृंदावन है, बनारस है, प्रयागराज है, कानपुर है और इसी तरह के अन्य शहर हैं जहाँ की ASI द्वारा संरक्षित कई स्थल हैं, स्मारक हैं। तो उन स्मारकों और स्थलों के समीप मानचित्र स्वीकृत किए जाने के लिए क्या व्यवस्था बिल्डिंग बायलॉज में है, वो विस्तार से बिल्डिंग बायलॉज के प्रोविजंस के क्रम में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, बिल्डिंग बायलॉज में इसके लिए नंबर 1 ये लिखा हुआ है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। पुरातत्व विभाग द्वारा घोषित संरक्षित स्मारकों हेरिटेज स्थलों के प्रोहिबिटेड एरिया के अंतर्गत निर्माण अनुज्ञा दे नहीं होगी तथा इसके पश्चात रेगुलेटेड एरिया के क्षेत्र में किसी भी निर्माण की अनुज्ञा के लिए द एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958 यथा संशोधित के प्रावधानों के अधीन पुरातत्व विभाग द्वारा प्रदत्त अनापत्ति के आधार पर देय होगी। अब इसको समझाते हैं, इसकी व्याख्या करते हैं। दोस्तों, इन्होंने ये कहा है कि जो पुरातत्व विभाग द्वारा घोषित संरक्षित स्थल और स्मारक और हेरिटेज स्थल हैं, उन स्थलों के 2 पार्ट में इन्होंने क्षेत्र को विभाजित किया है। एक तो वो क्षेत्र हैं जो प्रोहिबिटेड एरिया, जिनकी परिभाषा की गई है कि बिल्कुल निषिद्ध क्षेत्र है इन स्मारकों के आसपास। उस निषिद्ध क्षेत्र में जो प्रोहिबिटेड एरिया, उस क्षेत्र में किसी भी तरह के निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके बाद निषिद्ध क्षेत्र के बाहर कुछ दूरी तक इन्होंने रेगुलेटेड एरिया परिभाषा दी है। निषिद्ध क्षेत्र के बाहर, निषिद्ध क्षेत्र तो अभी हमने बताया जिसके अंदर किसी तरह के निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी। अब निषिद्ध क्षेत्र की जो बाहरी सीमा रेखा है, उस क्षेत्र के बाहर एक निश्चित दूरी तक रेगुलेटेड एरिया इन्होंने परिभाषित किया है। उस रेगुलेटेड एरिया के लिए इन्होंने ये बताया है कि उस रेगुलेटेड एरिया के अंतर्गत अगर किसी निर्माण की अनुमति आप लेना चाहते हैं तो आपको आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से द एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958 यथा संशोधित के अनुसार ASI से, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से आपको NOC लेनी पड़ेगी। उस NOC में वो ये उल्लेख करेंगे कि यहाँ पर आपको जो रेगुलेटेड एरिया है, निश्चित क्षेत्र के बाहर एक निश्चित दूरी तक जो रेगुलेटेड एरिया है, उसमें आप कितनी ऊंचाई तक कोई निर्माण कर सकते हैं या निर्माण नहीं कर सकते हैं, या सेटबैक का कोई प्रतिबंध होगा तो आपको बताएंगे कि रोड की चौड़ाई, जो सम्मुख रोड है, कितनी छोड़नी है, या रोड की चौड़ाई के बाद जो फ्रंट सेटबैक है वो कितना छोड़ा जाना है। इन सब बातों का ध्यान रखते हुए रेगुलेटेड एरिया में ASI अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करेगा। और अगर अनापत्ति प्रमाण पत्र जिन भवनों के निर्माण के लिए मिल जाता है, उन्हीं भवनों के उसी सीमा तक, जैसा कि ASI के NOC में लिखा है, उसी सीमा तक निर्माण किए जाने का अनुमोदन किया जाएगा विकास प्राधिकरण द्वारा। उतने ही सीमा तक नक्शे पास किए जाएंगे जिस सीमा तक ASI का NOC प्राप्त हो जाए। दूसरे बिंदु में इन्होंने कहा है कि जो संरक्षित स्मारकों के अतिरिक्त हैं, पहले बिंदु में इन्होंने क्या कहा था कि जो घोषित संरक्षित स्मारकों और हेरिटेज स्थलों के संबंध में इन्होंने बात की थी। अब दूसरे बिंदु में इन्होंने संरक्षित स्मारकों के अतिरिक्त सांस्कृतिक, ऐतिहासिक एवं वास्तुकलात्मक अभिकल्पन की धरोहर के संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थलों भवनों के आसपास विकास निर्माण की अनुज्ञा प्रदान करने हेतु प्राधिकरण समुचित शर्तें एवं प्रतिबंध निर्धारित कर सकता है। इस बिंदु में इन्होंने कहा है
कि जो घोषित संरक्षित स्मारक और हेरिटेज स्थल हैं, उसके अतिरिक्त भी अगर उस क्षेत्र में कोई सांस्कृतिक, ऐतिहासिक या आर्किटेक्चरल डिजाइन के अनुसार कोई महत्वपूर्ण धरोहर के संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थल है, तो उसके लिए विकास प्राधिकरण कुछ शर्तें और प्रतिबंध भी लगा सकता है कि इन भवनों के लिए जो घोषित संरक्षण और हेरिटेज भवन नहीं है, लेकिन सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और वास्तुकलात्मक अवकल्पन की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण स्थल हैं, भवन हैं, उन भवनों के लिए विकास प्राधिकरण चाहे तो अपनी दृष्टिकोण से कोई शर्त और प्रतिबंध निर्धारित कर सकता है और भवन स्वामी को मानचित्र स्वीकृत कराते समय ऐसे भवनों के लिए उन शर्तों और प्रतिबंधों का पालन करना पड़ेगा। ऐसा उल्लेख है बिल्डिंग बायोलॉजी। तो दोस्तों अब इस बिंदु को हम समराइज कर दे रहे हैं। इन्होंने कहा है कि 3 कैटेगरी में समझ सकते हैं आप इसको कि संरक्षित स्मारकों, हेरिटेज स्थलों के जो पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित स्थल हैं, घोषित संरक्षित स्थल, उनका एक जो प्रोहिबिटेड एरिया है उसमें किसी तरह का निर्माण की अनुमति नहीं मिलेगी। प्रोहिबिटेड एरिया के बाहर और रेगुलेटेड एरिया के अंतर्गत एक निश्चित सीमा तक इन्होंने प्रोहिबिटेड एरिया के बाहर रेगुलेटेड एरिया बनाया है। उस क्षेत्र के अंतर्गत इनको ASI से जिन प्रतिबंधों और शर्तों के साथ NOC मिलेगी, NOC लेना अनिवार्य है, NOC के बाद ही ASI द्वारा लगाई गई शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन ही उस सीमा तक निर्माण की अनुमति मिलेगी। और तीसरे बिंदु में इन्होंने कहा है कि जो घोषित संरक्षित स्मारक और हेरिटेज स्थल नहीं भी हैं, लेकिन इस क्षेत्र में सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और आर्किटेक्चरल डिजाइन के अनुसार जो स्थल और भवन हैं, उनके निर्माण की अनुमति के लिए भी विकास प्राधिकरण कुछ शर्तें और प्रतिबंध निर्धारित कर सकता है, उनका पालन करना पड़े। तो दोस्तों इस सूचना के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में किसी महत्वपूर्ण बिंदु पर फिर आपसे चर्चा करेंगे। नमस्कार।